सियासी माहौल में जाटलैंड का क्या महत्व है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब बात जाटलैंड की ही करते हैं, जिसको साधने की कोशिश अब बहुत तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पहले फेज के मतदान से पहले जाट वोटों को साधने का गुड़ा भाग शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली में होगी, जिसमें जाट पंचायत समिति के सदस्य, जीते हुए प्रधान, खाप से जुड़े नेता पहुंच रहे हैं। साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता भी पहुंच रहे हैं। इसमें संजीव बालियान, राजकुमार चाहर, सत्यपाल सिंह और प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे। 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होना है। चुनाव का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हो रहा है। ये सीटें जाट मोहल्ले हैं, यहाँ जाट वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में अमित शाह की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और उसके पहले की तस्वीरें तमाम हमने आपको दिखाई भी। आज अमित शाह से भले ही मुलाकात हो रही हो, लेकिन इससे पहले जाट नेताओं को, जाट वोटरों को साधने की कोशिश में बहुत बड़े कदम उठाए जा चुके हैं। नरेश टिकैत और संजीव बालियान की मुलाकात इसमें एक अहम कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि जिन जिन नेताओं का, स्थानीय नेताओं का जाट बहुल इलाकों पर, उन नेताओं पर या फिर स्थानीय लोगों पर प्रभाव है, जिनकी बातों का असर होता है, जिनका जनाधार है, वो लगातार इस कोशिश में है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको आप लखनऊ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसके भी सत्ता रही हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका, जाट वोटरों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। आप यूं कह सकते हैं कि निर्णायक रही है। और यही वजह है कि बीजेपी भी बखूबी इस मामले को समझते हुए, सियासी गुणाभाग को समझते हुए इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ज्यादा फोकस कर रही है। चाहे चुनावी रैलियों की बात हो, बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका हो, या यहाँ के नेताओं को उस तरीके से तरजीह देना। यानी जब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखा गया था, या उत्तर प्रदेश के जो चुनिंदा चेहरे हैं उनको भी उसी तरीके से तरजीह दी जाती है, जिनका ताल्लुक इस इलाके से, इस बेल्ट से है। यहाँ सियासी तौर पे उर्वर जमीन मानी जाती है। जमीन पे खेती तो करते ही हैं जो हमारे किसान भाई हैं, लेकिन जो नेता हैं उन्हें भी मालूम है कि यहाँ पे अगर हमने उस तरीके से लोगों का भरोसा जीता, तो सिर्फ फायदा लखनऊ तक पहुंचने के लिए नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में, यानी अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये गुड़ा भाग आप जोड़कर देखें तो उसमें भी बड़ी भूमिका होती है। और अगर मैं पुराने लीडर्स की चर्चा करूं तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, और जिसमें चौधरी चरण सिंह का नाम जरूर आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की जो शुरुआत की है, जाट समुदाय के लोगों को बैठक के लिए बुलाया है। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। अगर हम कहें कि इन्हीं चेहरों के साथ बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान में जुड़ेगी तो एक गलत नहीं होगा। अमरोहा, बुलंदशहर, खुर्जा, दादरी, नोएडा, अलीगढ़, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हर जगह से जो नेता हैं आए हैं यहाँ पर। सामाजिक भाईचारा बैठक इसको नाम दिया है, और इस तरीके की जो तस्वीर है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये तमाम नेता, इनसे गृह मंत्री अमित शाह खुद संवाद करेंगे और उनसे अपनी किस माइंडसेट के साथ जाना है, क्या क्या एजेंडा बीजेपी का लेकर जाना है, इन लोगों से जो संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और उसके बाद चुनाव प्रचार अभियान में उतरेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर इस बैठक में दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जिलों के पदाधिकारी हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेहद अहम बैठक है, और गृह मंत्री अमित शाह खुद आएंगे यहाँ पर और मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय के लोगों की जो नाराजगी का सामना करना पड़ा है बीजेपी को, अब क्या मूड है मतदाताओं का, किस रणनीति के तहत उतरना है उनको इस चुनाव में, इसका पूरा का पूरा खाका इसी बैठक में तैयार होगा। अमित पांडे की इस वक्त आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस वक्त लाइव भी जुड़ चुके हैं अमित पांडे मेरे साथ। अमित, सत्ता की राहें तैयार होती है यहाँ से। मैं तो ये भी कहती हूँ अपने दर्शकों के सामने कि सत्ता का प्रवेश द्वार अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो 136 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें इसी जोन से बीजेपी को 2017 में आई भी थी, और यही वजह है कि बीजेपी इस बार भी पसीना बहा रही है। और आप जहां पे मौजूद है वहां जाट नेताओं की मौजूदगी है। और जी देखिए, सहारनपुर से लेकर नोएडा तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा इलाका है, कैसे वहां पर बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान अपना कैसे वो आगे ले जाएगी और किस तरीके से चुनाव प्रचार करेगी। ये जो घर है पीछे
माफ कीजिएगा कि अभी विजुअल्स आपको इस रास्ते के देख रहे होंगे। ये जो रास्ता है बहुत अहम है क्योंकि यहीं पर सारे महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद हैं। और दिल्ली से जाट सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनके घर में ये महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए दिल्ली के सांसद हैं और कैप्टन मन्यू हरियाणा के नेता हैं, जो महत्वपूर्ण जाट नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे नेता, सारे सांसद यहाँ पर मौजूद है। मतलब कि जिस भी तरीके से जाट समुदाय के लोगों का समर्थन जुटाया जा सके, उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके और उनके सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके, वो सारा कुछ आज उसकी रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह पूरा खाका तैयार होगा। लेकिन अमित, मैं एक पहलू आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, सिर्फ आज नहीं बल्कि मैं तो दर्शकों के सामने इस बात का भी जिक्र कर रही थी कि जब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उस वक्त भी हमने देखा कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसी तरीके से साधने की कोशिश हो रही थी चुनिंदा चेहरों के जरिए। लेकिन क्या इनके तरफ से अपने जोन को लेकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई डिमांड भी है? क्योंकि यहाँ पे प्रधान भी पहुंचे हैं, जो ऐसे लोग पहुंचे हैं जो कि आम लोगों के बीच में रहते हैं और उनके जरिए अमित शाह तक, निर्णायक चेहरों तक उनकी मांगे पहुंचेगी। तो ऐसी कोई मांग? और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहन आते ही 3-4 चीजें हैं जो प्रमुखता रूप से हमारे सामने आती है। पहला पलायन का मुद्दा, दूसरा गन्ना चीनी मिलों का भुगतान, तीसरा जो दंगे हैं उनको लेकर जिक्र आता है और चौथा है कि जो यहाँ पर विकास की जो एजेंडा है, विकास के कार्यक्रम है वो पहुंचे या नहीं। तो इन सारे मुद्दों की चर्चा होगी। यही सारी चीज यहाँ पर इस वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो वो उन सारे मुद्दों को, सारी चीज़ों को जो कार्यकर्ता हैं वो बताएंगे। देखिए आप एंट्रेंस आप यहाँ पर देखिए और इसी जो सारे कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए। और ठीक इसके पीछे कैमरा पर्सन जयपाल रावत आपको दिखा रहे होंगे, एक बोर्ड नजर आ रहा है, जय जवान जय किसान। उसी मंच पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और एक एक करके जिन मुद्दों का मैं जिक्र कर रहा था वह बातें सुनेंगे। तो पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार होगी और जाट लैंड में, जाट भूमि में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर नोएडा तक, गाजियाबाद तक कैसे बीजेपी अपने वोटरों तक पहुंचेगी, ये रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। जी अमित, मैं आपके पास लौटूंगी। दर्शकों को एक और खबर हम अपडेट कर दें। बीजेपी नेता संजीव बालियान का क्या कहना है वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, अब बीजेपी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर रही है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि जाट समाज बीजेपी के साथ है। प्रवेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। हम प्रवेश जी, आप दिल्ली के नेता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार अभियान में अहमियत क्या है इस बैठक की? देखिए, ये हमारे समाज की बैठक है और ये समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहा है और इस इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। देखिए अन्य नेता भी हैं हमारे साथ मौजूद है। संजीव बालियान जी हमारे साथ, हम इनसे यहाँ पर बात करें। संजीव जी, बालियान जी ये बताइए, जाट नेता का अगर हम जिक्र करते हैं तो उन प्रमुख नेताओं में आपकी भी चर्चा आती है। इस बैठक की अहमियत क्या है इस चुनाव को देखते हुए? भाई चुनाव है, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अहमियत तो हर बैठक की होती है। गृह मंत्री क्या मूल मंत्र देंगे? अब वो तो वो बताओगे भाई। आप क्या सूचित करेंगे उनको? भाई हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। इस बैठक की झलक कैसे हमें आने वाले 12 दिनों में चुनाव प्रचार अभियान में देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, जब हम निकल कर चले तो माहौल ही कुछ और हो जा। क्या गुस्सा किसान आंदोलन का गुस्सा है बालियान जी? किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है, अब कहाँ का गुस्सा, अब चुनाव है। आने वाले 5 साल उत्तर प्रदेश कैसा चलेगा ये निर्णय लेना है। और हमें इस बार एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनकी रिपोर्ट और उनकी बड़ी बातें और नेताओं से बातचीत इस वक्त आप सुन रहे थे। लेकिन मैं फिर से रुख करती हूं अमित पांडे का। अमित पांडे, इससे पहले हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से सियासी मायने बता चुके हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो विपक्षी खेमा है, जो दूसरा खेमा है समाजवादी पार्टी का, वो भी उसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर तैयारी करें। जयंत चौधरी इसमें बड़ा नाम है जिनको एन चुनाव मौके पर गठबंधन करना और इसके अलावा इमरान जैसे चेहरे जिनका ताल्लुक किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, उनका भी साथ मांगना, यह दिखाता है कि समाजवादी पार्टी भी तैयारी में है।
और देखिए, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी सशक्त गठबंधन के रूप में यहाँ पे सामने आया है। अब ये सवाल उठता है, राष्ट्रीय लोकदल की अहमियत क्या है? राष्ट्रीय लोकदल यहीं से जुड़ा है, उसकी पूरी उत्पत्ति ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है और ये थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन है जयंत चौधरी, और बहुत ही रणनीतिक रूप से इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, अगर हम महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के अगर देखें तो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। उसके उलट अगर सपा और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को देखें तो अभी तक उनका दौरा यहाँ पर इस जगह पर नहीं हुआ है। मतलब कि वो पहले देख रहे हैं कि क्या क्या रणनीति, क्या क्या बयानों के दौर और जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की ओर से आते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इसका जवाब देंगे। संभवतः इसीलिए हम अनुमान लगा सकते हैं रीमा कि उनकी ओर से यहाँ पर अभी तक बयान नहीं आया है, कैंपेन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक कल संभवतः जयंत चौधरी की मुजफ्फरनगर में सभा शुरू होगी और उसके बाद हमें ये देखना होगा। बिल्कुल, वो इंतजार के मूड में है और हमें स्टेटमेंट का इंतजार भी है। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आज की ये बड़ी तस्वीर है, जाट नेताओं की मौजूदगी और वहां पे बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या कुछ होना है, थोड़ा इंतजार कीजिए आप। चुनाव भले उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन हंगामा बिहार में हो रहा है। छात्र बहुत उग्र हैं, बहुत गुस्से में हैं। किस बात को लेकर ये बताने जा रही हूं। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट से गुस्साए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। गया जंक्शन पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, रेल की बोगी में आग लगा दी। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। कई और जगहों पर छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों की मांग पर रेलवे ने दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। साथ ही रेलवे ने हाई पावर कमेटी का गठन भी किया है। कमेटी परीक्षा में पास और फेल हुए छात्रों की बातों को सुनेगी और कमेटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपने वाली है। हालांकि इस बीच रेल मंत्रालय की तरफ से और रेल मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि छात्रों को लेकर रेल मंत्रालय संजीदा है। उस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। छात्र रेलवे की संपत्ति को अपनी संपत्ति माने, ये रेल मंत्री की तरफ से कहा गया। छात्र मेरे भाई हैं, इस तरीके से एक इमोशनल अपील भी रही है रेल मंत्री की तरफ से। लेकिन ये गया सहित बिहार के अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे जहानाबाद हो, गया हो, बिहार की राजधानी पटना हो, वहां पे छात्रों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। उनका गुस्सा अभी भी देखने को मिल रहा है। गया में छात्रों का तांडव देखा जा रहा है। एक तरफ जहां गया जंक्शन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन को तोड़फोड़ किया गया, कई यात्रियों को हल्की चोटें भी आई है। वहीं वहां से गया के करीमगंज गुमटी के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन के बोगी में आग लगा दिया गया है और कई तरह और भी आगे जो है वो हल्की फुल्की ट्रेन में आग लगाई थी, हालांकि उसे बुझा दिया गया है। एक बड़ा तांडव मचाया गया है छात्रों के द्वारा। हजार की संख्या में जो छात्र थे आज वो अहले सुबह से ही गया के हिंडले फील्ड मैदान में जुटे थे और हालांकि इसको निपटने के लिए जिला पुलिस जो है और आरपीएफ की जो टीम है वो लगातार मुआयना कर रही थी। लेकिन जहां पर पुलिस की संख्या कम हुई थी वहां पर हजारों की संख्या में जो उपद्रवी है वो रेलवे ट्रैक में घुस गई और लगातार तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जहां पर ट्रेन लगी हुई थी वहां पर जो उपद्रवी जो छात्र है वो वहां पर आग लगाना शुरू कर दिया था और ये देख सकते हैं कि काफ़ी ये जो खाली ट्रेन थी उसमें ये आग लगा दिया गया है और धू कर ये जो है वो जला। फिलहाल पूरी घटना के बाद जो वरीय अधिकारी है, जीआरपी के अधिकारी है, बिहार पुलिस के अधिकारी है, वो यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं और उपद्रवी जो है उसको खदेड़ा जा रहा है। उपद्रवियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो अब हम अलग अलग जिलों की तस्वीर आपके सामने दिखाएंगे। गया, जहानाबाद, सासाराम, ये 3 जिले और तीनों जगह पे जो छात्र हैं उनकी नाराजगी एक ही तरीके से देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात है कि वो कुछ जगहों पे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी नाराजगी भी है। नाराजगी रेलवे को लेकर, नाराजगी उस परीक्षा को लेकर जिससे उनको बहुत उम्मीदें थी अपने भविष्य को लेकर। ये होनहार छात्र हैं, लेकिन इस बीच अब ये कहीं कहीं पे कानून को हाथ में भी ले रहे हैं। हालांकि रेल मंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है। छात्रों के हंगामे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या कहा है, सुनिए आप। मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए
एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले, और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें। हम लोग नहीं मानेंगे, जान दे देंगे लेकिन नहीं मानेंगे। अरे हम युवा हैं, हम छात्र हैं, एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा, उसकी जांच करके, और किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह का करके जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुंचाए। नहीं, हम लोग हैं उसके लिए, जान माल की सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, मगर आप लोगों के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके आप लोग भी इसको कहिए कि सरकार सारे अपनी तरफ से जो भी कदम है वो उठा रही है। एक कमेटी का भी गठन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी होगा उसके हिसाब से न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से गया में छात्रों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार इसी तरीके से नाराजगी उनकी तरफ से जताई जा रही है। 14 जनवरी को जो रिजल्ट आया था उसको लेकर उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और नाराजगी इस तरीके से आक्रोश में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, बोगी में किस तरीके से आग लगाई गई है, गया में, जहानाबाद में भी कमोबेश यही स्थिति, यही छात्रों की नाराजगी इस तरीके से सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। सासाराम में छात्रों ने बवाल काटा। हालांकि इन छात्रों की मांगों के मद्देनजर एक कमेटी बनाने का भी आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से तीसरे दिन भी उनका ये आक्रोश जारी रहा। और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान पर कांग्रेस बच चुकी है। एक धड़ा गुलाम नबी आजाद को सम्मान मिलने पर उन्हें बधाई दे रहा है, तो दूसरा धड़ा उसका विरोध में है। दरअसल कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सम्मान मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान लेने से साफ इनकार किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, जिस पर नया सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, ना कि गुलाम। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर, कपिल सिब्बल, अखिलेश सिंह और राज बब्बर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान मिलने का स्वागत किया है। हालांकि इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का नाम रहा। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2014 में बनी मोदी सरकार के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर भी रह चुके हैं, जो पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में जयराम रमेश का बुद्धदेव भट्टाचार्य पर किया गया ट्वीट कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में आजाद और गुलाम दोनों का जिक्र किया है और उनका इशारा किस ओर था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, जिस पर सियासी भवंडर खड़ा हो चुका है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, ना कि गुलाम। ये जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसी पद्म सम्मान को लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर गुलाम नबी आजाद को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बधाई हो, विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देता है तो कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। ये ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई। किसी की सार्वजनिक सेवा के लिए दूसरे पक्ष की सरकार द्वारा भी मान्यता मिलना अच्छा है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी गुलाम नबी आजाद को सम्मान मिलने पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुलाम नबी आजाद साहब को बधाई, आप बड़े भाई की तरह हैं और आपका बेदाग सामाजिक जीवन और गांधीवादी आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा एक प्रेरणा रही है। पद्म भूषण राष्ट्र के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा को एक आदर्श मान्यता है।
ये राज बब्बर की तरफ से ट्वीट। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने भी कहा है कि जयराम रमेश का आजाद पर तंज गलत है, उनको इससे बचना चाहिए। सरकार को धन्यवाद देता हूं और गुलाम नबी आज़ाद साहब को बधाई देता हूं कि सरकार ने उत्कृष्ट सेवा के लिए उनका जो राजनीतिक जीवन 5 दशक का रहा है उसके लिए उनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया। कांग्रेस के नेता, हम लोगों को खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता को भी सरकार ने तरजीह दी, इज्जत दिया, सम्मान दिया, तो उसके लिए इसमें तंज कसने का क्या बात है। पहले भी प्रणव बाबू को दिया गया था। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि मोदी सरकार ये देखकर अवार्ड नहीं देती है कि किस पार्टी से है। मोदी जी के सरकार के चलते आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। पद्मा पुरस्कार किसी को भी जा सकता है। साधारण व्यक्ति, चाहे किसान हो, चाहे किसी स्तर पर काम करता हो, वो व्यक्ति उसे पद्मा पुरस्कार मिल सकता है। और राजनीतिक दलों को बिना देखकर कौन हमारे विरोध में है, कौन हमारे साथ है, उनके भी सम्मानित लोगों को माना जाना है, उनको पुरस्कार किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर पद्मा पुरस्कार को इस रूप से देखती है कि गुलामी का प्रतीक है, तो इंदिरा जी। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज जाट नेताओं से मुलाकात करनी है बीजेपी के नेता को, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जाट नेताओं की बैठक में अमित शाह पहुंचे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। जो भी नाराजगी जाट नेताओं की है उनको दूर करने के लिए आज अमित शाह 253 नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी, जिससे उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगाज होने जा रहा है, और ऐसे में जो भी नाराजगी जाटों की है, जाट समुदाय की है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए खुद कमान संभालते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। और आज दिल्ली में जाट नेताओं के साथ इस वक्त बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद के घर में जाट नेताओं के साथ ये बैठक रखी है। 2 चरणों में जाट समुदाय अहम भूमिका निभाता है, और ऐसे में इन जाट नेताओं के साथ अब सीधी मुलाकात अमित शाह की। अमित मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ अपडेट, मुलाकात शुरू हो चुकी है जाट नेताओं के साथ? रितिका, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं, और आप देखिए यहाँ पर बैठक शुरू हो गई है। खुद एक एक पहलुओं से वो रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मंच की सीधे तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, तमाम जो जाट नेता है वह यहाँ पर मौजूद है, और एक तरीके से सम्मान कार्यक्रम है वह शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये कार्यक्रम, चुनाव प्रचार अभियान, और उनसे अनुमति लेकर के मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे बहुत इस कार्यक्रम के एक पहलू तमाम यहाँ पर अभी पदाधिकारी उसका आनंद लिया। वह यहाँ पर आदरणीय हम सबके बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे और हमारे समाज का गौरव आदरणीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और वो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे यहाँ पर लोगों से लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे अतिथियों का स्वागत। और आप देख सकते हैं अमित भाई शाह जी, भारत के गृह मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी, तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रवेश वर्मा जी अभियान में उतरेगी, कैसे उनके नेता होंगे, यह तस्वीरें बयान करती हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह पगड़ी बना करके स्वागत करेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह प्रतिनिधित्व। मेरा मीडिया के साथियों से निवेदन है कि आप केवल अपने स्वागत कार्यक्रम तक के शॉट्स लेकर के देते हुए आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह सामाजिक कार्यक्रम है, और आप उसके बाद चले जाएं। आदरणीय अमित भाई शाह जी यहाँ पर मौजूद हमारे देश के अमित शाह को आप देखिए, आप उनका स्वागत करते हुए आप सबकी तरफ से जो अपने पंचायत का प्रतीक, अपने मान सम्मान का प्रतीक, अपने स्वाभिमान का प्रतीक, पगड़ी होती है, इस पगड़ी हमारी आन बान शान का प्रतीक, ये पगड़ी आप सबकी तरफ से आदरणीय अमित भाई शाह जी को हम अपने अतिथि के तौर पर उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। 253 जाट नेता हैं जिनसे आज सीधी मुलाकात होगी, उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अमित शाह आज, क्योंकि 2014, 2017, 2019 के चुनाव में जाट समुदाय के दम पर ही बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता का स्वाद चखा था, और ऐसे में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय को एक बार फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी
जिसके जरिए यूपी विधानसभा का आगाज होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पहले और दूसरे चरण पर ही चुनाव होने हैं और ऐसे में जोर आजमाइश तमाम राजनीतिक दलों की यही है कि किसी भी तरीके से जाट लैंड को अपने कब्जे में कर लिया जाए, क्योंकि समीकरण, जो सियासी समीकरण है पश्चिमी यूपी के, वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं 2017 के मुकाबले, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है और ऐसे में मुस्लिम और जाट के फॉर्मूले के आधार पर कोशिश यही है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई जाए। लेकिन उसी मुश्किलों को काट देने के लिए अब देखिए अमित शाह जो कि पूरी तरीके से कमान संभालते हुए कि किस तरीके से जाट समुदाय के बीच में एक बार फिर से भरोसा कायम करना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही ये परंपरागत वोट बैंक रहा है और कृषि कानून का सबसे ज्यादा अगर विरोध हुआ है तो वो पश्चिमी यूपी में ही हुआ है और ऐसे में जो नाराजगी जाट समुदाय के बीच में थी, क्योंकि अधिकतर लोग जो है जाट समुदाय के वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जो भी नाराजगी है वो इसी संवाद के जरिए दूर करने की कोशिश होगी। अमित पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए 2017 के मुकाबले सियासी समीकरण पश्चिमी यूपी के पूरी तरीके से बदल चुके हैं, लेकिन जाट समुदाय जो कि निर्णायक भूमिका 30 सीटों पर रखता है, ऐसे में बीजेपी को उम्मीद यही है कि अगर ये संवाद हो जाता है तो इस संवाद के जरिए जो भी डैमेज अगर बीजेपी को आने वाले दिनों में होता है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी? और देखिए संवाद तो हो ही रहा है यहाँ पर और कुल मिलाकर गृहमंत्री अमित शाह रणनीतिकार माने जाते हैं और क्यों न हो, क्योंकि 2014, 2017, 2019 की चुनावी सफलता वो बयां करती है और ये पूरा का पूरा जो समुदाय है, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, जाट समुदाय के समर्थन के आधार पर ही ये जो जीत की हैट्रिक है यह बीजेपी ने लगाई थी। अब जो कि इनको सबसे ज्यादा चुनावी जो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के ठीक बाद इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में यह संवाद बेहद अहम है। अब आपने पूछा कि कैसे क्या जवाब होगा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, फिलहाल अभी उनके नेताओं की मौजूदगी हमने इस चुनावी समर में इस महत्वपूर्ण इलाके में हमने नहीं देखी है। देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत इनएक्टिव है या तो एकदम शून्य है विपक्षी, क्योंकि आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल की उत्पत्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। संभवतः ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वेट एंड वॉच, मतलब कि इंतजार कर रहे हैं कि कैसे पक्ष अपनी रणनीति करता है, कैसे वो आगे अपनी चीज करता है, उसके बाद वो अपनी रणनीति की शुरुआत करेंगे। देखिए कल के कार्यक्रम देखिए, गृहमंत्री अमित शाह मथुरा होंगे, इसके अलावा राजनाथ सिंह होंगे, तो वही राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर होंगे। तो ये पूरी तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी सपा और राष्ट्रीय लोकदल वेट एंड वॉच की रणनीति कर रहे हैं और इस संवाद के बाद उनके नेताओं की ओर से बयान आएंगे, शुरू होगा उनका दौरा, क्योंकि वो भाप रहे हैं कि किसान आंदोलन का गुस्सा है वो भी भाप रहे हैं और ये सत्ता पक्ष भी भाग रहे हैं और इसी की वजह से तमाम तरीके की जो गतिविधियां हैं वो हमें इस चुनाव प्रचार में हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अमित, और जाट लैंड की ताकत को नजरअंदाज कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है और ऐसे में इसी वजह से जोर आजमाइश हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपने चरम पर है। लेकिन आज इस संवाद के जरिए क्या कुछ नाराजगी दूर की जा सकती है? क्या समस्याएं इस वक्त जाट नेताओं की बनी हुई है जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले? इस पर पूरा फोकस है बीजेपी का, सरकार का। ऐसे में क्या लगता है कि इस संवाद के जरिए क्या कुछ फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है? देखिए संवाद के जरिए सबसे अहम चीज ये है कि किस तरीके से जो किसानों का जो गुस्सा है, किसान आंदोलन का असर है, उसको कम से कम किया जा सके। दूसरी चीज कि कैसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के और सपा के जो लोग हैं उनकी बातें ज्यादा से ज्यादा उजागर की जाती है। और तीसरी कैसे मोदी सरकार की विकास परियोजना है वह जन जन तक पहुंचाए। एक और चीज महत्वपूर्ण है, घर घर अभियान। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना का दौरा किया था, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बाहर ले आया जाए मतदान करने के लिए। डोर टू डोर, घर घर जागरूक अभियान में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वह सक्रियता करे और मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने बूथ में जोड़े। तो यह मूल मंत्र के साथ जाट समुदाय और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव प्रचार अभियान में आगे बढ़ेंगे। कम से कम इस संवाद का सारांश हमें यही लगता है और इसी रणनीति के साथ बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और कोशिश यही है कि पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से भगवा फहराया जाए और इसी
कोशिश में अमित शाह सबसे आगे नजर आ रहे हैं। जाट नेताओं के साथ इस वक्त संवाद चल रहा है। 14 ऐसे जिले हैं, 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख गणमान्य नेता इस वक्त मौजूद हैं एक ही साथ एक मंच पर, और तमाम लोग जो कि इस वक्त अमित शाह के साथ संवाद करते हुए जो भी नाराजगी इस वक्त बनी हुई है पश्चिमी यूपी में, उस नाराजगी को दूर करने पर फोकस है बीजेपी का। और ऐसे में अमित शाह जो कि डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले और दूसरे चरण की सीटों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें जो है पश्चिमी यूपी से आती है, और पहले चरण की 58 सीटों में से 55 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में की। और कोशिश यही है कि एक बार फिर से 2017 के प्रदर्शन को दोहराया जाए, लेकिन चुनौती यहां पर सपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद से बनी हुई है। जिस तरीके से मुस्लिम और जाट फैक्टर लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, कृषि कानून की जो नाराजगी देखने को मिली थी वो सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में देखने को मिली थी, और ऐसे में सबसे बड़ी काट के तौर पर बीजेपी अब संवाद करती हुई नजर आ रही है। मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा के घर, जो कि किसान नेता है, सबसे बड़े सांसद हैं, और उन्हीं के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। ऐसे में अब इस संवाद के बाद बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि जो भी समीकरण, सियासी समीकरण पश्चिमी यूपी में बदलते हुए नजर आए, उसे एक बार फिर से 2017-2019 के हिसाब से कर लिया जाए। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, जब भी जाटों का जिक्र होता है तो चौधरी चरण सिंह की वो तस्वीर अपने आप जहन में उभर जाती है, जब वो लगातार तमाम रैलियां और रोड शोज करते थे, किसान नेताओं की बात करते थे, जाट नेताओं की बात करते थे। ऐसे में बीजेपी का भी पुरजोर तरीके से दबाव यही है कि वही छवि एक बार फिर से कायम करने की कोशिश की जाए। लेकिन पहले और दूसरे चरण की सीटों को जिस तरीके से कवर करते हुए अमित शाह बीजेपी के दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 2 चरण अगर निकल जाए तो बीजेपी की बड़ी चुनौती पार हो जाएगी? देखिए, लगातार पिछले 3-4 चुनाव से जब हम कवर कर रहे हैं तो हम लगातार बीजेपी की रणनीति की अगर हम बात करें तो सहारनपुर से लेकर नोएडा तक जो चुनाव प्रचार अभियान होता है तो इसमें बीजेपी की यही कोशिश रहती है कि जो शुरुआती लीड है वो बना ली जाए, और पिछले 3 चुनाव में उनको कमोवेश सफलता भी यही हाथ लगी है। 2012 के बाद से ये पूरी की पूरी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जब दलों के बाद से जो चुनाव प्रचार की जो रणनीति रही है, इसका जो काट है, इसका काट है विपक्षी दल। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस संवाद को लेकर, इस मुलाकात को लेकर। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार आदित्य सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए दावा किया है कि रायबरेली अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल और प्रियंका सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। आदित्य सिंह ने यहां तक दावा किया है कि 2017 के चुनाव में वो अपने बूते पर चुनाव जीती थी, कांग्रेस के नाम पर उन्हें वोट नहीं मिला था। उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम कंफ्यूजन है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से छोड़ आदित्य सिंह बीजेपी में शामिल हुई हैं। और रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार आदित्य सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। आदित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चाटुकारिता से ही चलती है। प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ने की चुनौती के सवाल पर आदित्य सिंह ने कहा कि वो चाहे तो यहां से चुनाव लड़े। आपने प्रियंका गांधी को भी चुनौती दी कि वो लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ लें रायबरेली से, वो चुनौती अभी भी कायम है आपकी? नहीं, डेफिनेटली इट्स नॉट अ चुनौती, लोकतंत्र है। तो उनका अगर वो आके लड़ना चाहें, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर वो आके लड़ती तो मैं कहा जरूर लड़ें। इट्स अ डेमोक्रेसी, यू नो, इट्स अ फ्री लैंड। कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रियंका लड़ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। Restrictions is allowed to anyone within certain legal restrictions is allowed to campaign and is allowed to contest elections. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर प्रियंका लड़ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब वो उनका कहना है, उनकी लीडर है, वो जाहिर सी बात है वो कहेंगे, और जो भी चुनाव लड़ना चाहे उनका स्वागत है। इट्स अ फ्री कंट्री। रायबरेली अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है, और इस सवाल के जवाब में आदित्य सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद रायबरेली आती ही नहीं है। आपकी नाराजगी प्रियंका गांधी से रही है या जो कार्यकर्ता उनके आसपास रहते हैं उनसे रही? मेनली तो मैं कहूंगी जब वो जो रिश्ते बिगड़ना चालू हुए वो तो कार्यकर्ताओं की वजह से बिगड़ने चालू हुए, या जो उनके आसपास जो चाटुकार हैं that they are surrounded with, जिनको वो घेरे रहते हैं, और आज से नहीं हमेशा से घेरे रहते हैं। मेरी जो प्रॉब्लम्स चालू हुई पार्टी में या लीडरशिप से,
वो तो इन्हीं की वजह से चालू हुई। संगठन के नाम पे जीरो है, संगठन के नाम पे कुछ नहीं है, ना तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हम लोग जमीनी नेता हैं, हम लोग को विधानसभा चुनाव जीत के आना होता है, पंचायती चुनाव में हम लोग की भागीदारी रहती है, लोकसभा चुनाव में हमारा सहयोग रहता है। तो हमको तो मतलब कार्यकर्ता से है, जमीनी कार्यकर्ता से है, ग्रास रूट लेवल वर्कर से है, और वो उनके पास है ही नहीं। जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको किसी न किसी माध्यम से कट कर दिया जाता है। जो चाटुकार है उनका पूरी तरीके से फूलमाला के साथ स्वागत होता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अदिति सिंह जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब ये दावा कर रही हैं कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें पूरी तरीके से शिकस्त दी जाएगी। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अदिति सिंह जो कि बीजेपी में जब शामिल हुई तो उनका स्वागत करने के लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे और अदिति सिंह से ही न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। कहानी बा कुशीनगर जेवर एयरपोर्ट बा यूपी में सब बा, यूपी में सब बा जे कबू न रहल आपा, यूपी में सब बा। हे दद्दा, यूपी में का बा के बाद अब का होई? अरे मत पूछा दद्दा, भाजपा के नाश होई, झूठ के विनाश होई, अखिलेश के राज होई, खुशियों की बरसात होई, बीजेपी की मात होई। और सुना चच्चा का होई? नफरत ना हुई, गफलत ना हुई, कोनो तरह की आफत ना हुई, राहत ही राहत हुई, अखिलेश के राज हुई। योगी की सरकार बा, डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा, 80 और 20 की चुनावी ललकार बा। तो महाराज जी अयोध्या से गोरखपुर वापस भागे क्यों?